हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं SAP S/4HANA FI एंड CO। FI एंड CO फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये जो लेवल है ये है मैनेजमेंट लेवल। जैसे कि आपको मालूम है कि SAP के डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूजर लेवल और कंसल्टेंट लेवल। यूजर लेवल में आमतौर पे क्या होता है कि आपकी जो जॉब है वो डेटा एंट्री ऑपरेटिंग की जॉब होती है, जिसमें आपने जस्ट डेटा एंट्री का काम करना होता है, एंड यूजर ट्रांजैक्शंस पे काम करते हो। और इसमें आपकी जो जॉब प्रमोशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट लेवल में क्या होता है, आप जो है आपकी जो इन्वायरमेंट है इनकॉर्पोरेट SOPs, cloud-based coordination and implementation of international standards of accounting, IFRS, audit and quality control and insurance. Second, configuration and implementation and integration of SAP ERP modules in government and multinational companies. Global SAP freelancing and e-commerce business management special training. ICT budgeting, forecasting, financial modeling, business and artificial intelligence tools. इन शॉर्ट वर्ड्स कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में SAP को इम्प्लीमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, या फिर जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी SAP इम्प्लीमेंट हो चुका है, वहाँ पे आपने SAP की सुपरविजन करने के लिए आपको कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग रिक्वायर की जाती है। थर्ड लेवल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है वो है फंक्शनल मैनेजमेंट लेवल, जिसको मैनेजमेंट लेवल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल में आमतौर पर हम फोकस करते हैं इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड नीड, डिमांड एंड बेस्ट सॉल्यूशंस विद मैनेजमेंट टेक्निक स्किल्स। फॉर एग्जांपल, if you want to become accountant, if you want to become auditor, if you want to become assistant finance manager, if you want to become finance executive, if you want to become ERP administrator, तो इन तमाम जॉब्स में आपकी जो JDs हैं, you have to perform your responsibilities। तो उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज JDs के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, और ये तमाम JDs जो हैं आपके बाकायदा SAP के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं। इसमें आपका यूजर लेवल भी शामिल होता है और कुछ हद तक इसमें हम कंसल्टेंट लेवल को भी हमने शामिल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो फाइनेंस के लिए ये कंपलसरी है कि वो जिस डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन को उसने सुपरवाइज करने, उस डिपार्टमेंट की तमाम ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसको कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, क्या आप बता सकते हैं कि जो परचेस मैनेजर है फाइनेंस की परमिशन या अप्रूवल के बिना मिलियंस ऑफ डॉलर का परचेज ऑर्डर प्लेस कर सके उसको वेंडर को? इज दिस पॉसिबल? यस और नो? नहीं सर। ओके, गुड। इट्स नॉट पॉसिबल। सर, और उसके बाद आप सेल्स डिपार्टमेंट को देख लें, क्या सेल्स डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल है कि वो फाइनेंस की परमिशन के बिना जो कस्टमर की तरफ से सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर ले? नहीं सर, डेफिनेटली वो बजट होता है ना पूरा, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है सब। एग्जैक्टली भाई, बजट होता है आपकी, मतलब कि वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो देखता है हमारे 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 पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारी अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास वेयर हाउस कैपेसिटी कितनी है, हमारा अपना फंड्स कितने हैं। तभी तो उसके मुताबिक मतलब कि वो अपने कस्टमर के जो सेल्स ऑर्डर या सेल्स वॉल्यूम को वो या तो रिजेक्ट करते या एक्सेप्ट करते। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली। जी जी। इसी तरह से आप देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये तो नहीं कर सकता भाई विदाउट परमिशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो मतलब के बेतहाशा वो जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी ओके, तो इन तमाम चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट लेवल। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मसला ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर आता है कि मतलब कि देखिए हमारा माशा से तालीम सिस्टम अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इसमें फुकदान है। आप इंडस्ट्री में आप एक SCC एक लड़का, एक आप MBA देख लें,
एक आप किसी भी एमएस को देख लें, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो पहले तो वो ये घबरा जाते हैं, भाई हमने यहाँ पे करना क्या है। मैं तमाम स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे परचेज ऑर्डर की जनरल एंट्री बता दें। क्या बता सकते हैं व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ परचेज ऑर्डर? परचेज ऑर्डर की जनरल एंट्री, नहीं सर अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे नो यहाँ पे ना। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और सेल ऑर्डर की, अच्छा ये तमाम जो है ना चीज़ें, यही मतलब कि जो इसके टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं हर डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस के, उस पे आपको फुली कमांड होनी चाहिए। एंड आई एम जी श्योर एग्जैक्टली। दैट अगर आप, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप अपनी कंप्लीट कंसंट्रेशन, अपनी जो इसमें टाइम आप एससीपी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बिकम प्रोफेशनल क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन इंशाल्लाह। इंश्योर। क्योंकि जी इसके अंदर वो चीज़ देखिए, थ्योरी जो है ना इसके अंदर है ही नहीं। ये तो मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ, भाई आपने ये काम करने तो काम के लिए ये रोड मैप है। ओके, सबसे पहले तो आज का जो मतलब टॉपिक है, आज के जो लेक्चर का जो आउटकम्स है वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग, नंबर वन। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग, नंबर टू। एंड व्हाट इज द एनवायरमेंटल सिनेरियो ऑफ मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग। ओके, इन तीन चीज़ों को अगर आपने कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लिया तो आगे की जितनी भी ट्रेनिंग है वो आपके लिए इंतहाई इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सर आपने फर्स्ट बताया पर्पस और थर्ड आपने बताया एनवायरनमेंट, सेकंड आपने पर्पस एंड व्हाट इज मैनेजमेंट लेवल, ये होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स या इसके बेनिफिट्स। व्हाट इज लेवल एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट यस, यानी कि मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप इसका पर्पस देखें, और पर्पस क्या है, और उसके बाद आप इसके वो देख लें बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, एंड देन इसका एनवायरनमेंट क्या है, ये सिस्टम ये कैसे बनता है। अंडरस्टूड? ठीक है। एक चीज स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स ये चीज नोट करें कि जब भी क्लास हो आपके पास डायरी होनी चाहिए और पेन हो। क्लास बेशक आप मोबाइल पे लो, लैपटॉप पे लो, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे आपसे इसी दो चीज़ें चाहिए, एक आपकी असाइनमेंट चाहिए और एक आपकी जो नोट्स है वो मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा एग्जैक्टली। स्टूडेंट जब मार्केट में जाए तो वहाँ पे वो बेचारा लाजवाब होकर वापस आए या कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ कर जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट माशाल्लाह से इतना कॉन्फिडेंस लेवल्स का हाई हो कि वो जब भी जैसी इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री खुद उसको पूछें, बताएं हम आपको क्या ऑफर दें। ओके, एग्जैक्टली। और ये आई एम श्योर दैट कि ये बहुत आसान काम है, बस इसमें मुश्किल चीज़ क्या है, मेहनत, जी जी। स्ट्रगल, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस के लिए भी ना आपको मेहनत चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, जेडिस मोटर 1 to 10 ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैंने आपको ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताई है कि यार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन की सुपरविजन करना। आप देखें, आप काफ़ी जॉब्स आपके पास आती हैं, आप देखें फाइनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले वर्ड पे आप सब प्लीज़ नोट कीजिए, मैंने आपको जो क्यूरियस पॉइंट्स बताए थे वो ज़रा प्लीज़ मुझे भी ज़रा बताइए, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना चीज़ें भूल जाता हूँ कि मैंने आपसे क्या बात की थी। मैं अपने तो पास अभी रफ टाइप कर रहा हूँ तो ओके, उसमें है, अपने बताया था स्टार्ट में ये पर्पस देखेंगे इसका, मैनेजमेंट पर्पस लेवल ट्रेनिंग का, और मैनेजमेंट लेवल। अच्छा, ये मैं आपको अच्छा, रिकॉर्डिंग लेक्चर का ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो है ना आराम सुकून से घर में बैठ के इसके नोट्स भी बनाएं और लेक्चर रिपीट भी हो जाता है। बाज़ का क्लास के दौरान कुछ सवाल आपके माइंड में नहीं आते, जब आप आराम सुकून से तन्हाई में बैठ के लेक्चर को सुनते तो बहुत सी क्यूरीज आपके माइंड में आती हैं। बिल्कुल। तो आप फिर क्या करते हो, आप उन क्वेरीज को नोट डाउन करते हो, फिर नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करते हैं इसकी लॉजिक, तब ये बात कहती है क्या, क्यों है, कैसे है, किस तरह से है। ठीक है, ऐसे आपने उल्टे सीधे सवालात करने, वरना इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले आपसे सवालात करेंगे, फिर आप अगर वहाँ पे लाजवाब हुए तो फिर आपको पता है क्या होता है। ये डेली सर अपलोड हो जाएगा, फिर जो होगा। अ, मैं आपका प्लीज रिपीट कीजिए। ये उसी दिन ही अपलोड भी हो जाएगा, सेम डे, हाँ, जिस तरह ये लेक्चर भी हम सेम सुन। सेम डे हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, ताकि मतलब कि डेली का काम अगर आप डेली परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है। जी सर।
अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पर्पस ऑफ मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग। नंबर 1 इसमें आप लिखें सुपरविजन। सुपरविजन। अच्छा, सुपरविजन क्या होती है? तमाम ट्रांजैक्शंस की जो तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस की सुपरविजन। ओके। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट लेवल SAP S/4HANA ERP PO FICO। FI स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CO स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। ये भी आपको बताते हैं ये है क्या चीज़, और SAP क्या चीज़ होती है, S/4HANA क्या चीज़ होती है। और एक स्टूडेंट पूछे सर जी आप हमें तो सब बता दें व्हाट इज SAP, ओके, व्हाट इज S/4HANA, ओके, व्हाट इज FI, ओके, एंड व्हाट इज CO, ओके, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। फिर ये देखने के इसके ऑब्जेक्टिव्स के मैनेजमेंट के। तो सुपरविजन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, इस पे आपने फोकस करना है, इसका जो पहला पर्पस है। सेकंड, पोस्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। थर्ड, रिपोर्टिंग। मैंने इंडस्ट्री में 2-3 चीज़ें जो वहाँ पे देखी हैं, जो सबसे बड़ा ट्रबल वहाँ पे क्रिएट होता है वो ये होता है कि आपने ट्रांजैक्शन की सुपरविजन तो कर दी, जब आप उसकी पोस्टिंग करते हैं, इनवॉइसेस की पोस्टिंग करते हो या जर्नल एंट्रीज आप पोस्ट करते हो, उस दौरान भी काफ़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं। जी और उन मिस्टेक्स को आपने कैसे रेक्टिफाई करना है? अच्छा, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना वो है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज का। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ओके। right. अच्छा, और थर्ड पॉइंट है आपका रिपोर्टिंग। आप देखें किसी भी ये मैं आपको एक कामयाबी का एक पॉइंट बताता हूँ जिंदगी में, याद रखने के अगर आप जॉब करते हैं ना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज जॉब पर्सन, one thing you just have to keep in your mind that आपका बॉस आपसे खुश होना चाहिए। बॉस Exactly. को क्या चाहिए? आपका जो ऑनर है या डायरेक्टर उसको क्या चाहिए? वो ये कहता है भाई मुझे ये बताओ कि मेरी कंपनी की प्रोग्रेस क्या है। नीट, हम्म, क्लीन, एक्यूरेट रिपोर्ट अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ही विल बी वेरी हैप्पी विद यू। जी सर। अगर आप उसको रिपोर्ट ही प्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर आप उसको रिपोर्ट एक्यूरेट प्रेजेंट नहीं करोगे या उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी, तो वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। ये मेरा अपना एक नेचर है। जब जॉब की थी किसी दौर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरा एक ये था कि मतलब कि रिपोर्ट्स जो है वो टाइमली उनको प्रेजेंट करना, शॉर्ट रिपोर्ट हो, टू द पॉइंट रिपोर्ट हो, और उसमें हर चीज़ मेंशन हो, कंप्लीट हो, आप वो उसको प्रेजेंट करते हैं। आपका बॉस खुश, आप खुश। ये इंडस्ट्री का मतलब कि बेसिक एक एलिमेंट है। आप देखें बहुत सी इंडस्ट्रीज में मतलब कि इवन के मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में देखे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतने इश्यूज बने होते हैं, भाई रिपोर्टिंग ठीक नहीं है। अब रिपोर्ट किस के ऊपर बनती है? आपके पास अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। अब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आती है? जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा हो या एक्यूरेट डेटा हो। ओके। अब एक्यूरेट डेटा होगा तो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट बनेगी। ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? जब आपकी तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक्यूरेट होंगी। और वो एक्यूरेट कब होंगी? जब जी सर। आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कमांड होगी, भाई इस ट्रांजैक्शन को मैंने किस तरह से सुपरविजन करने के बाद इसको मैंने पोस्टिंग करने। अंडरस्टूड? दिस पॉइंट इज क्लियर? जी जी सर। ओके। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप काइंडली डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, जी सर। तो ये इसका पर्पस था, शॉर्ट जो इसके पर्पस है। और उसके अलावा सेकंड कौन सा था आपका? पोस्ट इनवॉइसेस है, इनवॉइसेस की पोस्टिंग, और थर्ड है रिपोर्टिंग। अच्छा, आप उसकी बात करें पर्पस की, उसके बाद लेवल एंड उसके बाद था बेनिफिट्स हमने। आपका वो था क्या उससे कहते हैं, बेनिफिट्स।
What is benefits of management. what is and benefits. अब मैनेजमेंट लेवल होता क्या है? ये है मैनेजमेंट लेवल। ये इसका, बल्कि ये आपका सिनेरियो में आता है। अच्छा, मैनेजमेंट लेवल में आपने एक ईआरपी सिस्टम, ये स्लाइड नंबर 8 और स्लाइड नंबर 9, आप में से कोई ऐसा है कि जो इसके अच्छे से नोट्स बना सके? नोट्स आपने ऐसे बनाने हैं कि जैसे व्हाट इज द मैनेजमेंट लेवल, इसमें जो है ना आपने इन दोनों स्लाइड्स को ऐड करना है। मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ओके, ताकि आपके पास बहुत ही आउट क्लास नोट्स बन जाए। इनके जो हेडिंग्स है, आगे सब हेडिंग्स है, इनकी आप कह रही हैं डिस्क्रिप्शन है इसकी? You can say what is management level. Management level is combination of SAP ERP system and JD's model. Okay, very simple. यानी कि जो हमारा जो मैनेजमेंट लेवल है ना, वो आपका कम्बिनेशन है इस ईआरपी सिस्टम इन्वायरमेंट का और जेडिस मॉडल का। ये दो चीजें हैं। ओके, जेडीज मॉडल, ये जेडीज मॉडल कहाँ पे है? इससे यहाँ शो नहीं हो रही। जेडीज मॉडल क्या है? JD's model stand for job descriptions model of accountant। यानी कि जो अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैनेजर अकाउंटेंट है, टैक्स अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, फाइनेंस मैनेजर है, इन तमाम जॉब डेजिग्नेशन की जो जेडीस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन की है, जिसको हमने नाम दिया जेडीस मॉडल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस जेडिस मॉडल के अंदर क्या होता है? सुपरविजन है, इनवॉइसेस हैं, पोस्ट एंट्रीज है, मैनेज कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। अच्छा, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैं, आपके एडजस्टमेंट्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, आपकी रिकंसिलेशन हैं। अच्छा, ऑफिशियल लेटर्स में एक चीज आती है जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RFQ एंड परचेज ऑर्डर। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें, एक चीज नोट कीजिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है कि परचेज ऑर्डर बनाए, RFQ बनाए या PR बनाए या कोटेशन को मेंटेन करे। ये तमाम एक्टिविटीज फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आती। ऐसी है। ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है? ये परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। आप ये देखें कि हर डिपार्टमेंट जो है अपनी अपनी डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। परचेज मैनेजर अपना परचेज डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। स्टोर मैनेजर अपने स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो ट्रांजैक्शन है उसका रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन की जो ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। HR मैनेजर HR की ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपनी डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। बट फाइनेंस माशाल्लाह से जो है ये अपने डिपार्टमेंट के अलावा तमाम डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन के सुपरविजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है लेकिन ये सुपरविजन के लिए है बाकी डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली यू गुड पॉइंट। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन। यस, फॉर बट ये है कि सुपरविजन करता है सबकी, लेकिन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल्स मैनेजर है। अब सेल्स मैनेजर के पास 10 क्लाइंट्स आते हैं। 10 क्लाइंट कहते हैं भाई हमें 1-1 लाख यूनिट्स चाहिए, तो आपके पास 10 मिलियन का आपका एक ऑर्डर बन जाता है। जबकि कंपनी की अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 मिलियन की है। 24 आवर्स की जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कंपनी की है 5 मिलियन, लेकिन कंपनी के पास 10 मिलियन का ऑर्डर आ चुका है। अब सेल्स मैनेजर जो है वो फाइनेंस की परमिशन के बिना सेल्स ऑर्डर्स या अपने कस्टमर के जो ऑर्डर्स हैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाएगा।
ओके। ठीक है सर। इसी तरह से आप परचेज जी को देख लें। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की जो कैपेसिटी है 5 मिलियन यूनिट्स प्रोडक्शन पर मंथ, तो आपने 5 मिलियन यूनिट्स के हिसाब से ही रॉ मटेरियल आपने परचेज करने। अब परचेज मैनेजर ये तो नहीं मतलब कि 10 लाख यूनिट्स उसको दे दिए, 20 लाख यूनिट उससे परचेज कर दिए, 50 लाख यूनिट उससे रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। जी जी, और पीछे स्टॉक है नहीं और इस तरह से। एग्जैक्टली जी exactly. तो ये चीज़ें मतलब कि सुपरविजन का काम है, उसका फाइनेंस का, अकाउंट्स का। तो इसलिए इसको हमने मैनेजमेंट लेवल का नाम दिया है, ताकि आप अगर आप बनते हो फाइनेंशियल प्रोफेशनल अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल बनते हैं, तो आपको ये तमाम चीज़ों के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। अंडरस्टूड। जी सर। इसमें जी जी आपका, सर। इसमें पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड एनालिसिस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बजट फॉर कॉस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस। आमतौर पे क्या होता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, देखें बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना वो भी एक आजकल जो है ना काफ़ी हैटक वो है। लेट से कि आपका जो बॉस वो आपसे कहते हैं कि मिस्टर एबीसी, हमने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने, मुझे आप ये सारा बताएं कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या होगी, इसका रेवेन्यू क्या होगा, इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये तमाम चीज़ें आपने जो है उसको एक्यूरेट कैलकुलेट करके प्रेजेंट करने। याद रखना, फॉर कॉस्टिंग और बजटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोजेक्ट जी एंड सर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पॉइंट्स मैं आपसे ठीक है सर। पूछ रहा हूँ, ये आपने मुझसे पूछना है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटिंग एंड फॉर कॉस्टिंग। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी। ये मैं आपको बताऊँ कि आप जो है ना ये प्रोफेशनल, ये जो मैनेजमेंट लेवल में ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है सर। ये मैंने आपसे सवाल पूछा। अच्छा, एक और बात ये है कि मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ आप उनको नोट किया करें, और मुझे फिर क्लास के बाद उसका आंसर कर दिया करो। अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम तो फिर मुझसे पूछ लिया करें, सर इसका आंसर हमें बता दें। राइट सर। ओके। अच्छा, मैंने अभी आपसे कुछ सवाल ठीक है सर। पूछे जैसे कि बजटिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग क्या होती है, फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं, ये आपने मुझे बताना है, वरना फिर मैं आपको जो है क्लास राइट। के बाद इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। इसका सर आंसर अभी आपको देना है? इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो बता दें। हाँ, इसमें से नेचुरल बजटिंग बजटिंग का तो मुझे पता है। बजटिंग मतलब जो मेरे पास मुझे जो नॉलेज है, जब बजटिंग यही है कि हमने जो अपना जो भी हमारे मतलब इनकम एक्सपेंस है उसको सामने रख के एक जो बजट बनाना है जिसके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है, आई थिंक, गुड। को लेके। अब फोरकास्टिंग में मैं थोड़ा, फोरकास्टिंग का वर्ड थोड़ा सा मेरे कम ही यूज हुआ है मेरे लिए ना। नो प्रॉब्लम, बस आप देखेंगे यार नए से नए इंशाल्लाह टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होते जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप एक नई से नई चीज़ों को फोकस करें, नई से नई चीज़ें सीखें। फोरकास्टिंग और मैं बजटिंग सर, में ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं आपको क्लास के बाद आंसर दूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह से प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके। जी जी। अच्छा, राइट सर। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास है रिकन्सिलेशन के भी 3 टाइप्स हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बैंक रिकन्सिलेशन है। आमतौर पे हमने तो बस बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ी थी अपनी किसी दौर में, लेकिन ठीक है जब सर। इंडस्ट्री में गए तो इंडस्ट्री में कुछ और ही मामला होते हैं। अच्छा, व्हाट इज ठीक ठीक। इंटरनल रिकन्सिलेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिकन्सिलेशन, ये भी प्लीज नोट कीजिए। राइट सर। अच्छा, उसके बाद है आपका ये पोस्ट जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में देखते हैं व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, जेल अकाउंट, जनरल एजे ये सब डिपार्टमेंट है, एआर आपका सब डिपार्टमेंट है, एपी सब डिपार्टमेंट है, बैंक है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, टैक्स हैं, सेल्स, पैट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पेरोल, कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्ट, बैच कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, कॉस्टिंग, बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स, राफ्टिंग्स,
MRP, ABC, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ओवरहेड एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने SAP ERP सिस्टम के अंदर परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स IAS, गैप, IFRS एंड GAAS। ये ओके, सर ये पोस्ट तमाम जनरल चीज़ें जो एंट्री। है ना, ये देखें, ये जो सारा कुछ है ना, ये जेडिस मॉडल आपने इसको प्रैक्टिकली SAP के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, इन शॉर्ट, इन इजी वर्ड। तो ये जितनी भी हेडिंग्स लिखी है कंप्लीट है स्ट्रक्चर उसका ना, जो हमारा कंप्लीट, जिसपे हमारा यस, ये जो हमारा मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल है। ठीक है सर, ओके, मतलब हम इस पे पूरा वर्किंग यस, इस सब हेडिंग्स। यस, जैसे कि मैंने यहाँ ठीक। पे आपको बोला था, इसका जो व्हाट इज पे हम ये डिस्कस करें। एक तो आपका आ जाएगा जेडिस मॉडल, सेकंड आपका ERP सिस्टम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हो, ये कुछ आप इसमें पूछना चाहते हो, प्लीज। सर अभी ये कि ये 15 हेडिंग्स है ना, और उसके आगे फिर सब हेडिंग है, तो मुझे इसमें फिर यही सूट किया है कि मैं इसको ना अभी, क्योंकि मैं आपसे लेक्चर लूंगा ना, लेकिन इस पूरे को मैं फिर ना इनकी एक एक हेडिंग को ना सही से रीड करूंगा, क्योंकि कुछ स्टडी में पढ़ा हुआ था वो उसे रिवाइज करने की जरूरत है, और नो नेट से प्रॉब्लम। सर्च करके ना हम्म, मुझे डेफिनेशंस मुझे ना क्लियर कट हो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इन पे सारा बेस करता है हमारा ना, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। इनकी ना मैं करूंगा एक और दफा, मजे की बात ये ताकि कि अगर आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाती है, तो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में यही कुछ है, आपसे यही आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा। जी जी, क्योंकि कुछ इसमें न्यू वर्ड्स हैं मेरे लिए, नो उनको मैंने प्रॉब्लम, स्टडी करना। नो प्रॉब्लम भाई, नई चीजें तो आपने सीखनी है ना। जी जी ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, SAP ERP सिस्टम स्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज ERP सिस्टम, इसको जरा प्लीज नोट कीजिए। व्हाट जी। इज ERP सिस्टम? इसके लिए ना आपको मैं एक छोटा सा जो है ना, क्या उसे कहना चाहिए, करंट कहाँ, ये आ गया करंट साइड शो। एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। जब ERP सिस्टम नहीं था, तो तब क्या इंडस्ट्री के क्या इन्वायरमेंट था? बिफोर ERP, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बिफोर ERP सिस्टम। ये कौन है? ये सर कस्टमर है। शाबाश। इसने क्या किया है? इसने एक ऑर्डर प्लेस किया है एक कंपनी को, आई थिंक वेरी कस्टमर गुड, डेवलप। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा, जी जी ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट है ना ये। जी जी सर। अच्छा, अब ये कौन है? ये वेयर हाउस है जहाँ पर आई थिंक सारा स्टॉक पड़ा होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अच्छा, उसने अब जो सेल डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। एग्जैक्टली, शाबाश जी। वेयरहाउस ने क्या जवाब दिया? नॉट इन स्टॉक, मतलब उसने रिस्पॉन्स किया कि स्टॉक में अवेलेबिलिटी नहीं है अभी, गुड, शॉर्ट है। वेरी गुड। अब ये कौन है भाई? ये सर है परचेजिंग फाइल। परचेज ये डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट। वेयरहाउस ने क्या बोला है? वी नीड पार्ट्स। अच्छा, इसके आगे भी एक और डिपार्टमेंट है, ठीक ठीक ठीक। मतलब ये अच्छा, ये आपस नहीं। में, ये बेसिकली ये क्या चीज है? ये कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल मैकेनिज्म है कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, जहाँ पे ERP सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, जहाँ पे ERP सिस्टम मौजूद ना हो, वहाँ पे क्या खीर क्या बनती रहती है, वहाँ पे क्या मसले मसाइल बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जी उसके सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। ठीक ठीक अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक। वेयर हाउस ने परचेज को बोला कि भाई हमें चाहिए, वी नीड्स पार्ट्स टू डिलीवर आवर कस्टमर। अब ये कौन है भाई? वेंडर आई थिंक जो पार्ट्स बनाएगा। शाबाश। अब ऑर्डर इज प्लेस विद वेंडर। परचेज का काम क्या है? वेंडर को उसने ऑर्डर परचेज वो कर दिया। ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने बात की थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सुपरविजन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मास्टर में है कौन ही? फाइनेंस डिपार्टमेंट आई थिंक लेकिन नहीं है ना। ओवरऑल
भाई यहाँ पे नजर आ रहा है आपके इस डायग्राम में फाइनेंस कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। फाइनेंस अभी है नहीं। ठीक ठीक। अच्छा जी, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या इन्फॉर्म किया? वी ऑर्डर द पार्ट्स, हमने पार्ट्स को ऑर्डर कर दिए। जी सर। वे हाउस वी मार्शल ऑर्डर सॉरी, वे हाउस ने सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। जी सर। वेंडर शिप ने डिलीवर कर दिए पार्ट्स वे हाउस डिपार्टमेंट को। ये है ठीक है सर। फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप इनवॉइस किसको आ गई? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट को वेंडर की तरफ से आई। वेंडर की तरफ से आई। गुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये देखना अब क्या होगा। ये देखें, मैं रिपीट करता हूँ। सारी सब कह रहे हैं कि हाँ, फाइनेंस की तरफ से तमाम आ आ गई। गई। रिपोर्ट कर दिया, परचेज ऑर्डर ने भी कर दिया, वेयर हाउस ने भी अपनी रिपोर्ट सेंड कर दी, सेल्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट सेंड कर दी, और वेंडर ने भी अपनी रिपोर्ट सेंड कर दी। जी। अब मुझे ये बताएं, इतना टाइम यहाँ पे लगा, कोई ऐसा कस्टमर है कि जो मतलब कि इतना टाइम वहाँ पे लगाए और फिर उसके बाद उसको पता चले कि भाई जो मुझे पार्ट्स मिले वो थे ही खराब, या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थे, हम्म, या उसमें डिले हो चुके। इनकी बहुत सी चीज़ें आती हैं। या फिर ये हो सकता है कि कस्टमर को इसमें चाहिए 1,000 वो पार्ट्स, लेकिन सेल डिपार्टमेंट ने उसको 300 या 400 500 पार्ट्स डिलीवर कर दी। या फिर ये भी जी पॉसिबिलिटी जी। बनती है कि आप एक शॉप में जाते हो, पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हो, आपके घर में पार्टी है, तो आप मतलब कि किसी पिज़्ज़ा शॉप में चले गए हो और उसको बोला यार मतलब कि मुझे तकरीबन 10 जो है फैमिली साइज जो पिज़्ज़ा है वो आप पैक कर दो। तो सेल्स पर्सन आपको बोलते हैं सर आप ज़रा वेट करें इतनी गर्मी में, तो हम आपको विद इन 30 मिनट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। 30 मिनट बाद आपसे कहते हैं कि सॉरी सर हम तो आपको सिर्फ दो दे सकते हैं, बाकी हमारे पास अभी सामान नहीं है, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें। आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो मतलब मिसमैनेजमेंट हो जाएगी ना। और एग्जैक्टली exactly. आप ये देखें पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। आप देखें ना, जब जिटोर से आप जब लाहौर जाएं, ये रावलपिंडी से आप जब लाहौर जाते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज आपको मंद नजर आएंगी। कराची में आप देख लो, पेशावर में आप देख लो, फैसलाबाद में आप देख लें, सियालकोट में आप देख लें, और गुजरावाला में आप देख लें, बहुत सी गुजरात में आप देख लें, काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। लोगों का बिलियंस का लॉस हो चुका है ड्यू टू दिस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जैक्टली सर। देखें, जब यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, देखें कोई भी बिजनेस ग्रोइंग करने के लिए अहम चीज़ क्या होती है? फाइनेंस। फाइनेंस। मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बिजनेस अगर कामयाब होता है तो वो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेस पे कामयाब होता है। जिस कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जिस कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, वो कंपनी कामयाब होगी। आप देख एग्जैक्टली लें, सर। सेल्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस इन्वॉल्व है, परचेजिंग में फाइनेंस इन्वॉल्व है, और आपका अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें आप मैन पावर को हायर करते हैं, उसमें भी फाइनेंस आपका इन्वॉल्व है। और उसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, जितने भी, यानी कि हर डिपार्टमेंट में देखें, हर डिपार्टमेंट में आपका फाइनेंस इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर। आपकी जो डिग्रीज हैं ये क्यों करवाई जाती हैं? ये एमबीए की, एससीसीए की, सीए की किस लिए करवाई जाती हैं? कि भाई आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सके। हम्म। और फाइनेंस मैनेजर, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंस मैनेजर को कम से कम मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एमबीए के मास्टर्स की जो डिग्रीज हैं, एससीसीए की जो डिग्रीज हैं, और सीए की जो डिग्रीज हैं, इसमें कम से कम 3 साल जो है स्टूडेंट को मार्केट में वो लगाना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसको ठीक ठाक समझ आए कि भाई ये है क्या चीज़। एग्जैक्टली सर। बजट के ऊपर काम करना चाहिए। फिर कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है। आप कॉस्ट को कितना कम से कम कर सकते हैं। देखिए, आप सेल्स प्राइस के ऊपर फोकस करें। लेट्स से कि अगर आपकी सेल प्राइस है 100 रुपीज़, तो इसमें डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट जो सीजीएस है, जो कॉस्टिंग है, वो कम से कम 70 या मैक्सिमम 80 तक तो होनी चाहिए। 20 रुपीज़ तो कंपनी का राइट तो है उसको प्रॉफिट अर्न करना। 20 है, 10 तो नहीं, 20 है, 15 या 20 रुपीज़। हम्म। ओके।
तो इसमें बहुत सी मुश्किलात थी, यानी कि इसमें सबसे बड़ा तो यह था कि भाई कोई ऐसा डेटाबेस सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं था जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके और अपने जो कस्टमर है उसका ऑर्डर को एट द स्पॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। ओके, राइट। एग्जाम्पल आफ्टर ईआरपी सिस्टम। अब ये देखिए, ये है कस्टमर, प्लेस ऑर्डर, सेल्स डिपार्टमेंट, inventory data if no parts order is placed through DB stand for database, जिसको हम कहते हैं सर्वर सिस्टम। ओके, पहले डेटाबेस, अब हम इसको सर्वर सिस्टम कहते हैं। और लेटेस्ट जो इंडस्ट्री टर्म यूज करती हैं उसको हम कहते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्वर। अब यह कहानी कैसा है, ये क्लाउड सर्वर क्या होता है, ये डेटाबेस सर्वर क्या होता है, ये अजीब सी कहानी, ये भी आपको मैं इंशाल्लाह कमिंग क्लास में बताऊंगा। ये आपका डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं सर्वर। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेगा वो थ्रू सर्वर सिस्टम अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यस, यू वांट टू से समथिंग प्लीज। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि इसने मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट से नहीं कंसल्ट किया आगे ना, उसने डायरेक्ट अपना जो है रिक्वायरमेंट वो सर्वर को अभी ये पोस्ट कर दी। ये आ जाते हैं। अब ये देखें कि पहले तो ये देखें कि हाँ, आपका पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। अब ये देखें, अच्छा, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट पहले अपने सिस्टम में चेक करेगा क्या हमारे पास इतना इन्वेंट्री है कि हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर सके। अब जैसे पता है कस्टमर सेल्स के पास एक कस्टमर तो नहीं आते ना, कई कस्टमर्स आते हैं। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट को पता चला भाई हमारे पास तो स्टॉक कम है, अब हमें न्यू स्टॉक न्यू मतलब के परचेस करना होगा तब हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, तो ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर सबमिटेड टू परचेज रिकॉर्ड इन डेटाबेस। ठीक है सर। यानी कि परचेज, यहाँ पे थोड़ा सा वो मैं इसकी करेक्शन करवाता हूँ। परचेज ऑर्डर इज प्लेस्ड थ्रू डेटाबेस। ओके, यानी कि देखें कस्टमर को चाहिए 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स के हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट जो है ऑर्डर प्लेस करेगा वेंडर को। ये वेंडर को इसने ऑर्डर परचेज वो प्लेस कर दिया। अब वेंडर क्या करेगा, उसको डिलीवर कर देगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। और बुक्स इन्वेंट्री अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, ये आपने एक टर्म सुनोगी, गुड रिसीट नोट, GRN। सॉरी सर, गुड रिसीट नोट, GRN, ये इन्वेंट्री रिसीप्ट जब आप करते ना, ये इंशाल्लाह आपको डिफरेंट टर्म्स, ये आप लिखें GRN, गुड रिसीट नोट। ठीक है सर। यहाँ पे एक चीज है, ये देखें, पोस्टिंग आल टाइप ऑफ इनवॉइसेस, फाइनेंस एग्जेक्टिव। अच्छा, ये हैदरी बेवरेजेस है, पेप्सी का। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मैं जो बात बताया था ना, ये जो जेडिस मॉडल है, यहाँ पे देखे वही आपसे बात की जा रही है। डेली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, वेरीफाई इनवॉइसेस फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट बिफोर प्रोसेसिंग सिस्टम, posting all type of invoices in SAP after matching with good receipt note and purchase order। अब ये देखें, यहाँ पे जो जेडिस गिवन है वही जेडिस हमने अपने जेडिस मॉडल में भी मेंशन किए हैं, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें गुड रिसीट नोट, जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास या वेयर हाउस के पास इन्वेंट्री आती है तो वो अपने सिस्टम में उसको पोस्ट करता है, उसको हम कहते हैं गुड रिसीट नोट कहते हैं। एंड इनवॉइसेस टू अकाउंटिंग, और ये वेंडर जो है आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को इनवॉइस सेंड कर देगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने सिस्टम में उसको अपडेट कर देगा। यानी कि हर डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपका सर्वर सिस्टम में मौजूद होगा। ठीक। अच्छा, और इसमें मेन जो डेटाबेस से हो रहा है, एग्जैक्टली डेटाबेस हो रहा है। और इसमें अब आपको एक बहुत, हाँ, ये चीज़ आ गई। अच्छा, जो अभी मैंने आपको सेकंड लास्ट दिखाई थी, जो लास्ट स्लाइड थी आफ्टर ईआरपी सिस्टम, तो ये ईआरपी सिस्टम की एक और उसको हमने मज़ीद उसको एलिब्रेट किया हुआ है।
लेट से आपके पास एक कंपनी है, कंपनी के पास सेल्स डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, शॉप फ्लोर है, R&D है, क्वालिटी कंट्रोल है, परचेज है, ऑपरेशन है, एडमिन है, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग, BI, HR, बैंक, टैक्स, इंटरनल ऑडिट, मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट। ये आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी मल्टीनेशनल लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन के। उसके ठीक बाद है। क्या होता है, उनके पास एक सर्वर सिस्टम होते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि वो डेटाबेस था। यहाँ पे डेटाबेस के बजाय आपके पास ERP सर्वर सिस्टम मौजूद होता है, जिसको अभी हम एडवांस में कहते हैं क्लाउड सर्वर सिस्टम। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर जी व्हाट इज SAP, व्हाट इज ERP, व्हाट इज S/4HANA। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोटेक्ट, और ये जर्मन कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा तबादला की है, लार्जेस्ट, तमाम सॉफ्टवेयर में सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट, मतलब कि ये ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है। S for system, A for application and P for product। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ये इसकी एब्रीविएशन बनती है। ठीक है। और ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज हैं आपने उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करने, कैसे प्लान करते हैं, उसको हम कहते हैं ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी। अच्छा, उसके बाद है S/4HANA। S/4HANA एक लेटेस्ट इनका वर्जन है जो कि क्लाउड बेस के ऊपर है। इससे पहले ECC भी यूज होता है। ECC जो है वो आपका सर्वर बेस था, जो फिजिकल सर्वर आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंस्टॉल किया जाता है, वो फिजिकल सर्वर थे। और ये S/4HANA नॉन क्लाउड, सॉरी, S/4HANA क्लाउड बेस, और ये आपका ऑनलाइन सिस्टम होता है कंप्लीट। क्लाउड का मतलब क्या ठीक है होता है सर। कि जिसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो। अच्छा, राइट। अब क्या होते हैं ये देखें। अच्छा, आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पे डबल हेडेड एरोस आ रहे हैं, ये देखें, डबल हेडेड एरोस, दो हेड वाले एरो। जी, जी। तमाम डिपार्टमेंट्स अपना डेटा किसको शेयर करेंगे? ERP को। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सर्वर सिस्टम के साथ अपना डेटा शेयर करेंगे। यानी कि जी सर। सेल्स डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में जो डेटा पुट करेगा उसका लिंक कहाँ जाएगा? मेन सर्वर सिस्टम के पास जाएगा। ओके, सर जो उसी, लास्ट आप जो डेटाबेस था वो मतलब वही था ना जो ERP सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं एग्जैक्टली सर्वर वही था, सिस्टम। वही था। वो डेटाबेस देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे जो ERP सिस्टम है इसके नाम भी बदलते जा रहे हैं। जैसे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, क्लाउड बेस। तो उस क्लाउड हम्म। बेस का सॉरी, SCP का जो क्लाउड बेस है उसको हम कहते हैं S/4HANA है। ये भी डेटाबेस, हम्म। ये भी डेटाबेस है। तो अब तो जो AI भी आ। यस, अच्छा, इसमें देखें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पहले तो ये अपने डिपार्टमेंट्स में ट्रांजैक्शन करेंगे, और फिर उसका इंटरलिंक किसके साथ होगा? मेन सर्वर सिस्टम के साथ होगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये देखें, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन हैं उसके उसकी सुपरविजन करना। अब यहाँ पे देखें, सुपरविजन फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए इंतहाई आसान हो जाती है। कैसे आसान होती है? कि आपके पास एक सर्वर सिस्टम मौजूद है, आपके पास डेटाबेस सिस्टम मौजूद है, उस डेटाबेस में से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन। जी, देखें, जी। जब तमाम डिपार्टमेंट्स अपना डेटा इस पूल में ऐड कर रहे हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं, इसमें अपना डेटा को पुट करते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब इस पूल में से या सिस्टम में से या सर्वर में से डेटा को कलेक्ट करेगा, उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। इट्स ट्रू, यस और नो? जी सर, वो डेफिनेटली सबने अपना डाटा सर्वर में रखा हुआ है ना, शेयर किया हुआ है। एग्जैक्टली, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके सारा लुक आफ्टर कर सकता है। यस।
तो ये बेसिकली मतलब कि एक बेनिफिट है उसका, क्या उसे कहते हैं आप, मैनेजमेंट लेवल का, कि आपकी जो सुपरविजन है, जो फर्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था ना, ये सुपरविजन, पोस्टिंग ऑफ इनवॉइसेस, रिपोर्टिंग, वो आपकी आसान हो जाती है जब आपके पास एक इफेक्टिव सिस्टम होगा डेटा को कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, फिर उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, देन आप उसकी सुपरविजन करें, देन आप उसकी अप्रूवल करें, देन आप उसकी पोस्टिंग करें। ओके, जी सर। फिर आपकी माशा से हर ट्रांजेक्शन जो है एक्यूरेट पोस्ट होने के बाद अपलोड हो जाती है, अपडेट हो जाती है सर्वर सिस्टम में। जी सर। ओके, राइट सर। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। ओके, यहाँ तो कोई आप कुछ चीज जो डिस्कस करना चाहते हैं, कहीं नहीं, पूछ लें। नहीं सर, अभी फिलहाल चाहूंगा कि आप करें। अच्छा, ये जेडिस मॉडल है, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अलावा मैं आपको एससीपी का अच्छा, मैंने अभी जितनी भी आपको बातें बताई है ना, अब हम इसमें आते हैं। ये कंप्लीट आपके पास सर्वर है एस/4HANA 2022। इसमें आपके पास ये लॉजिस्टिक्स हैं। लॉजिस्टिक्स जैसे कि मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड में जो डिपार्टमेंट्स बताए थे, ये डिपार्टमेंट्स, इसको आप मैच कीजिएगा अपने सर्वर सिस्टम में। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। मटेरियल मैनेजमेंट में आप देख लें, यहाँ पे आपके पास परचेजिंग है, इन्वेंट्री है, लॉजिस्टिक है, फिजिकल इन्वेंट्री है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे आपके पास लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन के डिपार्टमेंट हैं, और यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कल इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो एससीएम का स्पेशल होगा। तो जी ठीक है। मैं फाइनेंस वालों को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो एससीएम वालों को भी ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि आपने चूंकि सुपरविजन करनी है, तो आपको डबल जो है ना वो एफर्ट करना होगा। भाई पहले दूसरों का काम सीखो, फिर फिर अपना भी काम सीखो, क्योंकि आपने सुपरविजन जो करनी है। ओके, तो क्योंकि हमारे पास हाँ, देखिए मुझे ये बताइए, जब तक आप देखिए, आप ये देखिए यहाँ पे ना ये परचेज डिपार्टमेंट है। ओके, आप परचेज ऑर्डर कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जब तक आपको उस पे कमांड नहीं होगी, आप उसकी सुपरविजन किस बेस पे करेंगे, ये बताएं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही। ओके, अच्छा, यहाँ पे बहुत मजे का, अगर आप इसको इंडस्ट्रियल स्नेरियो के मुताबिक लेके चलेंगे ना, बिलीव मी, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह। आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 से 3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं। अच्छा, ये व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम इसमें है, इनबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस, ये आपने नाम भी सुना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है ये प्रोडक्शन, आपके पास आ गया। और प्रोडक्शन में आपके पास ये कोई बता सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, वर्क सेंटर क्या होता है, राउटिंग क्या होता है? ये नई सी नई टर्म्स इसमें आ रही भाई। अच्छा, फिर नहीं सर। उसके बाद आप देख लें, प्लांट मेंटेनेंस इसमें है, कस्टमर सर्विसेज है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये तो काफ़ी चीज़ें इसमें माशा से मौजूद हैं। देन आप आते हैं एचआर। एचआर तो पूरी एक दुनिया भाई, अलग इसकी दुनिया है। फिर आप आते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में दो आपके पास मेजर है, एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक को हम कहते हैं कंट्रोलिंग, दोनों को मिलकर हम कहते हैं फीको। और आमतौर पे सबसे बड़ा जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि सर जी आप हमें फीको करवाएं, हम भाई फीको नहीं होता है, एफआई अलग होता है, सीओ अलग होता है, ये अलग अलग मॉड्यूल है। हम्म। ओके, लिखा और जाता ये अलग अलग मॉड्यूल है, हमने माशा से हर चीज को इकट्ठा करके रख दिया, बस हम माशा से हर चीज को शॉर्टकट में लिख जाते भाई, फीको फीको फीको, भाई फीको कोई मॉड्यूल नहीं होता। अब फीको एफआई क्या है? लगे सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पस एंड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस, इन वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, ऐसे ही है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग की हम बात करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या होता है, आपकी सीजीएस आती है, आपकी कॉस्ट आती है। भाई कॉस्ट आपके इंटरनल मैटर्स में आते हैं ना। आपकी कॉस्ट क्या है? आपने जो परचेज किया, क्या ठीक। परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना रॉ मटेरियल कितना यूज होना है, लेबर कितनी यूज होनी है, आपकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कितने यूज होने हैं। ये बहुत मजे की कहानी है, बहुत मजे की दुनिया है ये।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास आते हैं जीएल है, ए आर है, एपी है, बैंक्स हैं, फला 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 है। कंट्रोलिंग में आपके पास आता है कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, एबीसी, फला फला चीज़ इसमें आती हैं। ओके, अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है इंशाल्लाह, और आपको हमने ये सारा रोड मैप भी बता दिए, और इस पे आपने ज़रा कंसंट्रेट करना है। अच्छा, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ की जॉब्स हैं, और इसमें ये देख लें कि जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। वीकली वेंडर बैलेंसेस, अच्छा, प्रिपेयर वीकली अप्रूवल लिस्ट ऑफ सप्लायर, इनवॉइसेस ड्यू फॉर पेमेंट। उसके बाद चेक आप करते हैं अपना जो क्या से कहते हैं सप्लायर का जो एक्टिव या इनएक्टिव है जो भी है, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, post entries of all in vendor invoice, vendor payments, post of all expenses, monthly accrual for monthly financial closing। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देख लें। क्वालिफिकेशन क्या, एम बी एम कॉम, ए सी सी पार्शली क्वालिफाइड, और यहाँ पे आपका ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। अंडरस्टूड। एक और है आपके पास, ये उनके लिए हैं जो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर एसएपी फीको। इसमें भी आप आ सकते हैं। ये FICO मॉड्यूल्स की बात कर रहा है, और इसमें क्या है, फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जो भी है। अच्छा, इसमें आपकी से जो है वो सर्टिफिकेशन मांगी जाती है इन FI। ये कंपनी भी कितनी सियानी है, कंपनीज कहती हैं कि आपके पास FI का भी हो, CO का भी नॉलेज हो, जबकि सर्टिफिकेशन आपको हमेशा FI की दी जाती है। सही। आई वॉन्ट टू शो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये SAP का ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फीको की ग्लोबल सर्टिफिकेशन में जो ग्लोबल आपके कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, जो हमारे कंटेंट्स क्या हैं, यू विल सी मच डिफरेंसेस। एस फॉर हना किधर है भाई, अकाउंटिंग, ये आ गया। एस फॉर हना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इसमें देखें। अब यहाँ पे ये देख लें, इसके टॉपिक्स देखें, ये टॉपिक्स हैं इसके। फाइनेंशियल क्लोजिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, एस्ट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन, ओवरव्यू एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एस4HANA। ये इसके टॉपिक्स हैं, और जो हमारे टॉपिक्स हैं वो भी आपको मैंने प्रेजेंट किए हैं। मैं आपको इसमें ज़रा और भी बता देता हूँ। ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये देखने ज़रा। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आपके इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कंट्रोलिंग, और ये इंटीग्रेशन फेस है, फाइनेंशियल टू MM, फाइनेंशियल टू ST, फाइनेंशियल टू प्रोडक्शन। तो ये देख लें। और अच्छा, इसमें जो ये जो कंटेंट्स है इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, यूज़र लेवल भी शामिल है, और कंसल्टेंट लेवल भी शामिल है। लेकिन कंसल्टेंट में मैनेजमेंट में ये डिफरेंस होगा कि कंसल्टेंट लेवल में आपने जो है SAP को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं आपने इन तमाम टॉपिक्स की जो ट्रांजेक्शन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने हैं, क्योंकि आपने इनकी सुपरविजन करनी है, फिर पोस्टिंग करनी है, फिर आपने इनकी रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने के बाद प्रेजेंट करना होती है। राइट सर। ओके, राइट सर। तो आई थिंक आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, और कल से इंशाल्लाह हम बाकायदा अपने सिस्टम के ऊपर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि रोड मैप के बिना कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ को स्टार्ट करना बेसूद होता है। ओके, तो अभी इंशाल्लाह हम कल से अपनी एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी का एक सारा, कंपनी के बाद उसके सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे। हर डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो उसको हम बाकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे इंशाल्लाह।
Okay, student. Sure. Thank you so much.